You don't have to be great to start, you have to be a start to great. Welcome back to IB Technical Classes. Hello everyone, this is Subhash Kumar and today I am going to very amazing and very interesting topic in electric drive. So इसमें स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें important टॉपिक है that can be asked in examination और for the understanding purpose. So सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है characteristic of DC series motor, फिर है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और फिर इसमें हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इलेक्ट्रिक ड्राइव में और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन उसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो सब उतना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फिर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और एक आप लोग जानते हैं तीन प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट हो गया टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड हो गया टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं। तो डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू IA इंटू फाई, एंड इन डीसी सीरीज मोटर वी नो दैट IA is directly proportion to phi. That means we also can say that phi directly proportion to I. यहाँ पे आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में फ्लक्स आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरा वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है डीसी आर्मेचर के साथ, डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा ही इसमें फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन को अगर हटाएं, IA के बदले हम यहाँ पे फाई लिखें तो फाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करें तो किस प्रकार का हो जाएगा, ये आपका हो गया टॉर्क, ये हो गया आर्मेचर करंट। सो हेयर इट इज ए पैराबोलिक टाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होल स्क्वायर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पैराबोलिक टाइप, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं y इक्वल टू m इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो बनता है इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, करंट का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे सेचुरेट कर जाएगा। सेचुरेशन के केस में क्या होगा, दिस डोंट प्रोपोर्शन टू I, आर्मेचर करंट का प्रोपोर्शन नहीं होगा, ये फ्लक्स सेचुरेट कर जाएगा, दैट मीन्स फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। सो फ्रॉम हेयर इट विल बी इन दिस वे। सो ये आपका हो गया टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर अगला बात किया जाए स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू EB डिवाइडेड अपॉन फाई, ये होता है स्पीड। तो यहाँ पे EB क्या होता है, EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA डिवाइडेड अपॉन फाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि IA इंटू RA भी आ रहा है। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इसके है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे IA यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे IA आ रहा है, लेकिन ये इतना स्मॉल होता है कि ये इफेक्ट नहीं करता है EB पे, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर देखें कि आर्मेचर करंट अगर मेरा बढ़ेगा तो स्पीड मेरा घटेगा, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ किस प्रकार से होगा, हाइपरबोलिक टाइप। सो इसका हम हाइपरबोलिक टाइप किस प्रकार से ड्रा करेंगे, ये आपका हो गया क्या, ये आपका स्पीड हो गया, ये आर्मेचर करंट हो गया, इस प्रकार से हाइपरबोलिक टाइप इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसी प्रकार देखते हैं टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या देखते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका हम I डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट टाउ भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब रिलेशन पता है तो इसके और इसके बीच में भी रिलेशन मेरा पता हो जाएगा। क्या हम लोग जानते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू EB बटा फाई, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इस यहाँ IA हो जाएगा, और I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू EB अंडर रूट टाउ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ भी आएगा आर्मेचर करंट V माइनस IA इंटू RA यहाँ भी आएगा, लेकिन ये उतना
इफेक्टिव नहीं होगा। सो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन स्पीड का हो गया। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं हाइपरबोलिक टाइप। ये स्पीड हो गया, ये टॉर्क हो गया, इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर कांट बी स्टार्टेड इन इन नो लोड कंडीशन। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखें कि अगर नो लोड कंडीशन में किया जाए तो यहाँ पे जो लोड टॉर्क होगा बहुत कम होगा, लगभग जीरो हो जाएगा। तो जीरो के केस में यहाँ पे क्या होगा, स्पीड वेरी हाई हो जाएगा, जो डेंजरसली हाई स्पीड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं नो लोड कंडीशन में। अब इसके आगे ये वाला आपका हो गया डीसी सीरीज कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्पीड पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जानते हैं कि जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होता है, यहाँ पे डायरेक्टली हटा करके के यहाँ पे लिख दे रहे हैं के इंटू एस इंटू U2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड अपॉन R2 स्क्वायर प्लस एस इंटू x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब स्लिप टेंड्स टू जीरो, स्लिप टेंड्स टू जब 1 रहेगा तो इस केस में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस हो जाएगा जब स्लिप टेंड्स टू जीरो यहाँ पे रहेगा, और टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन एस हो जाएगा स्लिप टेंड्स टू 1। दैट मीन्स स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये इन्वर्सली होगा और रनिंग कंडीशन में ये डायरेक्टली होगा। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा। ये स्लिप आपका s इक्वल टू 1 हो गया, स्लिप s इक्वल टू 0। ये वाला आपका हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली का इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ हो गया। ये मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे मिलेगा s इक्वल टू sm इक्वल टू R2 अपॉन x2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। सिंगल फेज में क्या होता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होने के कारण उसको हम जनरली डबल फील्ड मैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा हम उसको सेल्फ स्टार्टिंग करते हैं, उसके द्वारा हम पढ़ते हैं किस प्रकार से सेल्फ स्टार्टिंग हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में हम जो भी मेरा फील्ड है उसको दो डायरेक्शन में हम एज्यूम करेंगे कि दो डायरेक्शन में रोटेट हो रहा। एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसको हम मानेंगे फॉरवर्ड स्लिप से रोटेट हो रहा है, एक है बैकवर्ड डायरेक्शन जिसको मानेंगे बैकवर्ड स्लिप से रोटेट हो रहा। तो यहाँ पे जो आपका इसको अगर s मानते हैं तो ये वाला आपका कितना हो जाता है 2 - s। ये आप लोग जानते हैं 2 - s होता है। तो इसका किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होगा, तो अगर ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार ड्रा होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम एज थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जैसा ड्रा होगा। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार होगा, ये स्पीड है, ये वाला यहाँ पे हम टॉर्क लिख रहे हैं, ये टॉर्क है, ये आपका स्लिप है। यहाँ पे क्या था, ये टॉर्क है, ये वाला स्लिप है। तो अगर सिर्फ यहाँ पे मान ले रहे हैं एज्यूम इट इज रोटेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इट्स स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक इज इन दिस वे। अब हम इसको किस तरफ रोटेट करवा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, इसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं। तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में ये रोटेट होगा तो इस केस में इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किस प्रकार से हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट इस वे में हो जाएगा। अब यहाँ पे मान ले रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे कोई लोड लगा हुआ है टाउ, तो उस केस में जो भी आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन आएगा, जो स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगा, उस केस में किसी भी स्पीड पे ये रोटेट करेगा। मान ले रहे हैं कि ये आपका स्पीड है टाउ, ये इस स्पीड पे ये आपका टॉर्क हो गया टाउ, इस स्पीड पे आपका स्पीड है एना, इस स्पीड पे ये रोटेट कर रहा। तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन अगर किया जाए तो कितना स्पीड प्राप्त होगा, तो यहाँ पे इसको अगर इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो कट होगा ये आपका रिवर्स टॉर्क मिलेगा। उसी प्रकार इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका रिवर्स टॉर्क मिलेगा। ये वाला इस डायरेक्शन में और नीचे बढ़ाएंगे तो रिवर्स में इसके अनुसार टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बैकवर्ड स्लिप आएगा वो कितना आएगा 2 - s। एस क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड स्लिप भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरा एस स्लिप बढ़ रहा है, स्लिप बढ़ने का मतलब यहाँ पे स्लिप क्या था, फॉरवर्ड स्लिप यहाँ पे 0 था और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिप 1 है। जिस प्रकार से मेरा स्लिप इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है
ये वाला SB का वैल्यू घटेगा। तो SB का वैल्यू घटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला आपका SB हो गया, ये वाला आपका SB हो गया। तो SB का वैल्यू ये वाला बढ़ रहा है तो SB का वैल्यू घट रहा है। तो यहाँ पे S जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। SB का वैल्यू इस डायरेक्शन में इसका घटेगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे आएगा S इक्वल टू SF इक्वल टू अगर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि दोनों बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला और ये वाला घटेगा, ये वाला और घटेगा, तो यहाँ पे स्लिप 2 हो जाएगा। जब S का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, S का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब यहाँ पे ये 0 रहेगा तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लिप 2 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वाला तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जब रोटेट कर रहा है तो, और ये वाला हो गया रिवर्स डायरेक्शन में जब रोटेट कर रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन किसी भी टॉर्क पे, किसी भी लोड टॉर्क पे वो ऑपरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? उस कंडीशन में जो भी यहाँ पे लोड टॉर्क लगेगा, जो भी यहाँ पे मान ले रहे हैं टॉवेल आपका लोड टॉर्क लग रहा है, इस कंडीशन में दोनों के कारण यहाँ पे फॉरवर्ड के कारण भी और रिवर्स के कारण भी, दोनों के कारण यहाँ पे लोड टॉर्क को उस मोशन में सपोर्ट करेगा। तो इसका जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक हो गया वो इस प्रकार से हो गया। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हैं इसको किसी भी तरह से सेल्फ स्टार्टिंग यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टॉर्क नेगेटिव टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार किसी भी तरह से हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में हम रोटेट करवा देंगे तो ये आपका इसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो ये आपका हो गया क्या? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे इसके आगे पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड यहाँ पे कंट्रोल करेंगे वो जो भी इसमें यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो गया? EV बटा 5 V माइनस IA इंटू RA डिवाइडेड अपॉन 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरा स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस पे और फ्लक्स पे। तो इन 3 मेथड के द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये वाला फ्लक्स कंट्रोल मेथड हो गया, फ्लक्स को वैरी करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे और वोल्टेज को वैरी करेंगे। फ्लक्स मेथड में आप लोग जानते हैं फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टैप्ड मेथड, फिर हो गया आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ये सब के द्वारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड किया जाता है। तो इस केस में अगर फ्लक्स का वैल्यू घटेगा, फ्लक्स का वैल्यू अगर घटाएंगे तो स्पीड मेरा बढ़ेगा। तो जनरली यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जनरली जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है उसका यूज किया जाता है बिलो द लो स्पीड। उसी प्रकार यहाँ पे है रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड में क्या हो गया कि जो भी आपका आर्मेचर यहाँ पे है इसमें हम लोग एक रियोस्टैट लगा देते हैं, यहाँ पे टैपिंग रहेगा और इस टैपिंग को वैरी करके हम डिफरेंट यहाँ पे स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इस टैपिंग को हम वैरी करेंगे तो जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो EB रहेगा वो उतना घटेगा। EB घटेगा तो यहाँ पे स्पीड घटेगा। तो जो जनरली यहाँ पे रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे वो करेंगे बेलो द लो स्पीड। अब इसका करेंगे एबव द बेस स्पीड, बेलो द बेस स्पीड इसका और एबव द बेस स्पीड इसका। उसी प्रकार यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि दो सीरीज मोटर को आपस में सीरीज में चाहे जोड़ देंगे या फिर पैरेलल में जोड़ देंगे। अगर सीरीज में उसको जोड़ेंगे तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, और पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा आधा आधा। तो इस केस में जो भी आपका स्पीड मिलता है पैरेलल में, जो भी आपका स्पीड पैरेलल में मिलेगा वो 4 टाइम्स होगा सीरीज के तुलना में। तो इस प्रकार से हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल यहाँ पे करने के लिए किस प्रकार से करेंगे? तो इसका जो हम लोग जानते हैं कि जो एनआर होता है, एनआर वो बराबर होगा 1 माइनस एस इंटू 120 F बटा P। दिस इज सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोल को कंट्रोल करके और फिर स्लिप को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है वो रोटर साइड भी कर सकते हैं, रोटर साइड के द्वारा भी और फिर स्टेटर साइड के द्वारा भी।
इस प्रकार से भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेटर साइड के द्वारा किस प्रकार से करेंगे, तो नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके या फिर पोल को चेंज करके भी कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज को भी चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे रोटर साइड के द्वारा हम लोग करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करके। रेजिस्टेंस को चेंज करके जनरली किया जाता है रोटर साइड के द्वारा, और फिर यहाँ पे ईएमएफ इंजेक्शन के द्वारा ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम लोग करते हैं रोटर साइड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा किस प्रकार से होगा, नंबर ऑफ पोल के द्वारा किस प्रकार से होगा, वोल्टेज कंट्रोल के द्वारा। फ्रीक्वेंसी के द्वारा किस प्रकार से होगा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी किया जाएगा, जैसे में इस प्रकार से यहाँ पे इस लोड पे ऑपरेट हो रहा है, ये आपका एनएस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है ये वाला लोड टॉर्क आपका टॉवेल मिल रहा है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आपका क्या होगा, एनएस स्पीड जितना था उतना से तो ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये वाला एनएस स्पीड आपका बढ़ गया। तो एनएस स्पीड जो भी यहाँ पे है बढ़ने के कारण यहाँ पे जो भी आपका स्पीड मिलेगा, ये जिस स्पीड पे ये रोटेट कर रहा था उससे ज़्यादा स्पीड पे करेगा या फिर इससे कम स्पीड पे करेगा। इस प्रकार से हमको ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करके यहाँ से हम कर सकते हैं। उसी प्रकार नंबर ऑफ पोल को बढ़ा करके भी हम यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करते हैं। उसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग ये करते हैं नंबर ऑफ पोल को चेंज करके, क्योंकि जानते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो एक सेल्फ मेकिंग नंबर ऑफ पोल है। मतलब कि जितना नंबर ऑफ पोल आप स्टेटर में बनाइएगा उतना नंबर ऑफ पोल रोटर में खुद ब खुद बन जाएगा, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसमें हम पोल चेंजिंग मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका स्टेटर वाइंडिंग है उसमें हम चाहे नंबर ऑफ 2 पोल का बनाए या फिर 4 पोल का बनाए, अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ा जाए वाइंडिंग को तो यहाँ पे 2 पोल का बन जाएगा, उसी को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो यहाँ पे 4 पोल का बन जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पोल को चेंज करके यहाँ पे हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। उसी प्रकार वोल्टेज कंट्रोल मेथड, सप्लाई वोल्टेज को अगर चेंज करेंगे तो टॉर्क मेरा चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा तो आपका स्पीड चेंज होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। रोटर साइड के द्वारा हम रोटर का रेजिस्टेंस हम किस तरह से वैरी करेंगे, उसके द्वारा हम रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में मान ले रहे हैं कि इस प्रकार का आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है, ये आपका है इस प्रकार से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ये टॉर्क है, ये आपका स्पीड है, ये वाला मिल रहा है लोड टॉर्क, इस प्रकार यहाँ पे मिल रहा है स्पीड एन आर। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाने से आपका क्या होता है, जानते हैं कि ये वाला जितना भी स्पीड से रोटेट हो रहा है S = R2/X2, ये वाला R2 रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्लिप का वैल्यू बढ़ेगा। स्लिप का वैल्यू बढ़ने का मतलब कि जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो वाला बढ़ना। तो ये वाला स्लिप बढ़ रहा है तो इसका मतलब इट टेंड्स टू हेयर, मतलब कि मैक्सिमम जो मिलेगा और इस साइड मिलेगा, इस प्रकार यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से कि पहले जो मेरा स्पीड स्टेबल कंडीशन यहाँ पे था, अब स्टेबल कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि स्पीड यहाँ पे कम रहा। तो इस प्रकार से रोटर के रेजिस्टेंस को हम चेंज करके यहाँ पे स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका हो गया। ईएमएफ इंजेक्शन के द्वारा क्या होगा, ईएमएफ अगर इंजेक्ट कराएंगे तो इस केस में आपका जो भी रोटर साइड है और जो भी स्टेटर साइड है उस केस में दोनों का स्पीड बराबर करने के लिए यहाँ पे जो रोटर साइड है वो स्पीड खुद ब खुद चेंज हो करके जिस फ्रीक्वेंसी पे है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये आपका हो गया रोटर साइड। रोटर साइड में किस प्रकार से होता। अब यहाँ पे चलते हैं ये वाला इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर में किस प्रकार से होगा, यहाँ पे जो ब्रेकिंग करना है वो ब्रेकिंग एक तरह से जो मोटर के द्वारा टॉर्क उत्पन्न हो रहा है उसमें हम ब्रेकिंग करेंगे। मतलब कि मोटर के द्वारा जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, आर्मेचर करंट और जो आर्मेचर का फ्लक्स है उसके प्रोपोर्शन होगा। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न होगा ये मोटर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फाई इंटू आई के प्रोपोर्शन होगा। तो जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर में यहाँ पे फ्लक्स और आर्मेचर करंट अगर किसी तरह से रिवर्स कर दिया जाए तो मोटर टॉर्क मेरा निगेटिव में हो जाएगा। अगर फाई को रिवर्स कर दिया जाए और आर्मेचर करंट को इस तरफ से रखा जाए या फिर फाई को इसी तरफ रखा जाए या फिर आर्मेचर करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो इस कंडीशन में जो भी मेरा यहाँ पे मिलेगा वो ब्रेकिंग
होगा, ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा। तो इसमें हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे, एक होता है प्लगिंग के द्वारा, एक होता है डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक या फिर इसी को कहा जाता है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्लगिंग के द्वारा किस प्रकार करते हैं? प्लगिंग में यहाँ पे जो भी सप्लाई दिया जाता है आर्मेचर को, उसको रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब कि टर्मिनल को रिवर्स नहीं करके जो आर्मेचर का जो उसका टर्मिनल है उसको रिवर्स किया जाता है। जैसे में इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका डीसी सीरीज मोटर है, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे है, तो इसको यहाँ अगर प्लस और माइनस इस प्रकार से मिल रहा है तो इसको रिवर्स ना करके हम इसी को रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे इसको हम इस तरफ से लगाएंगे, अब इसको हम इस तरफ से यहाँ से इस तरह लगाएंगे, इस तरह से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट जो पहले से इस प्रकार फ्लो हो रहा था, यहाँ पे करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब करंट इस डायरेक्शन में यहाँ फ्लो होगा। तो करंट का वैल्यू यहाँ पे रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के कारण इसमें क्या आएगा, निगेटिव आर्मेचर, निगेटिव मोटर टॉर्क आएगा, और इस मोटर टॉर्क के द्वारा आपका ब्रेकिंग लगेगा। ये आपका हो गया प्लगिंग। उसी प्रकार डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या करेंगे, डायनेमिक ब्रेकिंग में सिर्फ यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा देते हैं। ये वाला आपका हो गया आर्मेचर, और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग एक रियोस्टैट लगा देंगे, ये वाला वेरिएबल रियोस्टैट। तो इस केस में क्या होगा, ये जैसे ही हमको ब्रेकिंग करना है तो उस कंडीशन में तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कुछ स्पीड से ये रोटेट कर रहा। तो यहाँ पे जो भी बैक ईएमएफ है ये बैक ईएमएफ सप्लाई करने लगेगा। कि कैसे सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बैक ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n इंटू फाई, स्पीड कुछ ना कुछ होगा, फ्लक्स होगा ही, रेसिजुअल फ्लक्स, या फिर इसमें तो करंट आ ही रहा है पहले से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ईबी यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट रिवर्स हो गया। आर्मेचर करंट रिवर्स होने के कारण जो भी यहाँ पे फ्लक्स आएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मोटर टॉर्क लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होगा, फाई इंटू आई है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आर्मेचर करंट भी रिवर्स हो गया इस प्रकार से, और फ्लक्स भी रिवर्स हो गया। तो इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मेरा मोटर टॉर्क पॉजिटिव ही मिल रहा है, पहले जैसा मिल रहा है वैसा ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन, जो मेरा फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स है उसका जो टर्मिनल है उसको हम लोग चेंज करेंगे, इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि इसमें इस डायरेक्शन में मतलब कि इसको पॉजिटिव ही रह रहा है, यहाँ निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस मोटर टॉर्क मिल रहा है निगेटिव में, तो ये आपका ब्रेकिंग है। उसी प्रकार रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ पे ये इस प्रकार से रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे इसको ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं। जो भी यहाँ पे मोटर है, रोटर है, उसको ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं। ज़्यादा स्पीड चलाने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा। ज़्यादा स्पीड होने के कारण बैक ईएमएफ ज़्यादा करेंगे वोल्टेज से। तो इस केस में क्या होगा, EB ग्रेटर देन V अगर हो जाएगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है V माइनस EB अपॉन RA। तो EB अगर ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज से तो यहाँ पे करंट निगेटिव हो जाएगा। तो करंट यहाँ पे जैसे ही निगेटिव होगा तो इस केस में ये करंट तो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, पहले फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये वाला वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण, बैक ईएमएफ ज़्यादा होने के कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो यहाँ भी फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि फ्लक्स का डायरेक्शन सेम रहे, फ्लक्स का डायरेक्शन सेम रहे। तो इसके लिए आपका फ्लक्स के टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे फ्लक्स का जो फ्लक्स पहले जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था अभी उसी प्रकार फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा वो उसी प्रकार मिलेगा, फिर यहाँ पे निगेटिव आर्मेचर टॉर्क आ जाएगा। तो ये जो निगेटिव आर्मेचर टॉर्क रहेगा, मोटर टॉर्क रहेगा, यही आपका ब्रेकिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये तो हो गया प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग या फिर रीजनरेटिव, ये हो गया डीसी सीरीज में। लेकिन हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस तरह से करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग जो करते हैं, जैसे में ये वाला इस प्रकार से ये मोटर है, रोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, इस प्रकार से ये आपका एनआर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। तो ये एनआर स्पीड से ये कब रोटेट करेगा, जब
जो भी आपका RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज में ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो इसी को जो भी आपका कॉज है उसको अपोज करने के लिए ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे अगर RYB दे रहे हैं तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम RBY देंगे, RBY देने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी आपका फेज टर्मिनल है, 3 फेज का टर्मिनल है, उसको चेंज कर देना, रिवर्स कर देना। तो रिवर्स करने के कारण क्या होगा, जो आपका RMF क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था वह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होने लगेगा ये NS स्पीड से। तो इस केस में देख रहे हैं कि ये मोटर तो इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, लेकिन आपका RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके रिवर्स में रोटेट हो रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फील्ड कटिंग होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, जिसके कारण ज़्यादा आर्मेचर करंट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो भी आर्मेचर करंट उत्पन्न होगा वो इस प्रकार से टॉर्क लगाएगा कि हम कम से कम यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन हो, d∅ कम से कम हो। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा कि ये अपना स्पीड कमा करके ये इसी डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर इस प्रकार देखें कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया टॉर्क, ये आपका हो गया स्लिप। यहाँ पे मान ले रहे हैं कि किसी कंडीशन पे लोड टॉर्क कितना है, इस पे स्पीड इतना है। तो जैसे ही हम इसका रिवर्स करेंगे, ये RYB हम दे रहे हैं, अगर RBY देंगे तो इस कंडीशन में जो भी इसके द्वारा टॉर्क लग रहा था वो रिवर्स हो जाएगा। तो टॉर्क रिवर्स करने का मतलब कि इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो आपका इस समय यहाँ पे टॉर्क लग रहा था, स्टेबल कंडीशन यहाँ था, तो जैसे ही हम RYB से RBY फेज सीक्वेंस करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो आपका इस कैरेक्टरिस्टिक पे ऑपरेट होने लगेगा। तो ये जहाँ कट करेगा उसी स्पीड पे ये ऑपरेट करने लगेगा। तो ये कट कर रहा है कहाँ पे, ये जो कट करेगा, ये जो NR स्पीड होगा ये कट करेगा यहाँ पे, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे कट करेगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक पे ये ऑपरेट होने लगेगा। मतलब कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका टॉर्क मिल रहा है, मोटर टॉर्क, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। ये टॉर्क क्या करेगा, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा करके यहाँ पे स्पीड को कमाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से स्पीड जैसे ही यहाँ पे इस कंडीशन पे पहुँच जाता है, यहाँ पे स्पीड कमाएगा किस तरफ से, ये आपका S = स्लिप = 1 है, ये वाला यहाँ पे स्लिप = 1 है, और ये वाले जिस प्रकार से यहाँ आएंगे स्लिप = यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी स्लिप = यहाँ पे 0 है, यहाँ पे स्लिप = 1 हो गया। तो जैसे ही स्लिप = 1 यहाँ पे आएगा इस कंडीशन पे, तो आपका यहाँ पे रुक जाएगा, और इसी कंडीशन में जो यहाँ पे सप्लाई है RBY दिए हैं उसको स्विच ऑफ कर देंगे। ये आपका मोटर टॉर्क हो गया, और ये वाला इस कंडीशन पे ऑपरेट हो रहा था, ये NR स्पीड पे ऑपरेट हो रहा था। तो अब यहाँ पे स्पीड जो हो गया 0 हो गया। ये तो आपका हो गया प्लगिंग कंडीशन। डायनेमिक ब्रेकिंग की कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में डायनेमिक ब्रेकिंग अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर का करेंगे तो जो भी आपका स्टेटर का टर्मिनल है, स्टेटर का टर्मिनल चाहे तो स्टार कंडीशन में हो सकता है या फिर डेल्टा में हो सकता है। इस प्रकार से ये चाहे स्टार में हो सकता है या फिर डेल्टा में टर्मिनल हो सकता है, इस प्रकार से। तो जो भी यहाँ पे टर्मिनल है उसमें हम DC सप्लाई देंगे। DC सप्लाई देने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देंगे। तो यहाँ पे बहुत तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे अगर इस तरफ से देंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा IDC, वही करंट इसमें भी फ्लो होगा IDC। इस तरफ से भी हम कर सकते हैं, या तो नहीं तो हम इस प्रकार से दोनों को शॉर्ट करके इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी करंट यहाँ पे जाएगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें फ्लो होगा IDC/2, इसमें फ्लो होगा IDC/2। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि जो यहाँ पे वाइंडिंग है इसको हम तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा IDC/ ये वाला। इस प्रकार से टोटल में IDC ही करंट फ्लो होगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से में क्या होगा कि जो यहाँ पे स्टेटर में पहले NS स्पीड से RMF आपका रोटेट हो रहा था, NS स्पीड से, अब जो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा NS 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम DC अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0 होने के कारण जो रोटर है, रोटर को क्या होगा, ज़्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा।
डी फाई ज़्यादा होगा, ज़्यादा डी फाई होने के कारण करंट उत्पन्न होगा। अब ये जो करंट उत्पन्न होगा इसके द्वारा जो भी टॉर्क लगेगा वो निगेटिव टॉर्क लगेगा। दैट मीन्स ये अपोज करेगा रोटेशन को, सोचेगा मतलब कि ये इस प्रकार से टॉर्क उत्पन्न करेगा ताकि ये इसके बराबर पहुंच जाए। इसके बराबर कहने का मतलब कि NS के बराबर। अब NS यहाँ पे 0 है तो ये भी रोटर स्पीड भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे DC इसलिए दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी हम DC दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से लगा देंगे तो यहाँ पे DC जो जाएगा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और यहाँ पे DC है इस प्रकार से, यहाँ भी इस प्रकार से भी, किसी तरह से यहाँ पे कनेक्ट करके हम DC सप्लाई दे सकते हैं। ये तो आपका हो गया डायनेमिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। अब यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होगा? रीजनरेटिव में ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो भी आपका रोटर स्पीड है उसको बड़ा किया जाता है जो आपका RMF है उससे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रोटर स्पीड जैसे ही बड़ा होगा तो आपका निगेटिव में टॉर्क उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बड़ा किस प्रकार से करेंगे। चाहे दो तरह से हम बड़ा कर सकते हैं। एक तो रोटर के स्पीड को खुद को जितना स्पीड पे रोटेट हो रहा था, मान ले रहे हैं कि ये 1400 RPM पे रोटेट हो रहा है, ये 1360 RPM पे रोटेट हो रहा है, मान ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि चाहे तो हम इसको हम बड़ा कर दें 1440 RPM कर दें, या फिर इसको हम इतना ही रहने दें, या फिर और इसको हम इससे कम कर दें 1200 RPM कर दें। तो इस कंडीशन में दो तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसको हम कैसे करेंगे तो चाहे आपका स्लोप रहेगा या फिर जहाँ पे होइस्टिंग कंडीशन रहेगा। होइस्टिंग मतलब कि क्रेन से किसी भी वस्तु को नीचे करना, उस कंडीशन में स्पीड ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे होइस्टिंग कंडीशन में करेंगे, या फिर स्लोप जहाँ रहेगा, ढलान जहाँ रहेगा वहाँ स्पीड खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, इसलिए जनरली हम लोग NS स्पीड को ही कमा देते हैं। तो कमाएंगे कैसे? फ्रीक्वेंसी से कमाएंगे या फिर नंबर ऑफ पोल को चेंज करके। तो जनरली जो यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी को कमा करके किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को कमाएंगे आपका सिंक्रोनस स्पीड कम जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न होगा। यहाँ पे जो भी आपका टॉर्क उत्पन्न होगा ये यहाँ पे किस तरफ से होगा। ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया जब नॉर्मल कंडीशन पे रन कर रहा। लेकिन हम क्या किए कि फ्रीक्वेंसी को कमा करके NS स्पीड को कमा दिए हैं NR से। तो NR जितना उत्पन्न हो रहा था इससे हम NS स्पीड को कमा दिए हैं। तो मान ले रहे हैं ये वाला आपका NR है, ये वाला इतना स्पीड पे NR पे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कमाए हैं तो NS स्पीड कम जाएगा इस प्रकार से। तो मान ले रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कम में है, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज में है। तो इस कंडीशन में जैसे ही इस कैरेक्टरिस्टिक से इस कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में स्पीड जैस का तैस रहेगा। जितना आपका स्पीड से रोटेट हो रहा था उतना स्पीड रहेगा। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है ये निगेटिव टॉर्क लग रहा है, निगेटिव मोटर टॉर्क। अब यही निगेटिव मोटर टॉर्क क्या इसको कहेगा? स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए। तो इसके लिए इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए स्टेबल कंडीशन कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला स्टेबल कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क बराबर हो जाएगा। तो इस स्टेबल कंडीशन में आने के लिए ये वाला इस डायरेक्शन में चलेगा, और यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा नेट टॉर्क इस पोजीशन पे नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो आपका मोटर रुक जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रेकिंग करते हैं। थैंक यू।